वेलकम बैक टू एबीसीडी। लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन सर्वेइंग। आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग में बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो हम एक एक करके एक एक क्राइटेरिया को समझेंगे, जिसमें पहला क्राइटेरिया होगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्यूरेसी डिजायर्ड। बेसिकली बेटा, हमें यहाँ पर दो टाइप ऑफ सर्वेइंग पढ़ना है। पहली टाइप हमारी होगी प्लेन सर्वेइंग। एक एक करके इसके समझते हैं। प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे में हमने अभी तक क्या समझा था कि जो अर्थ सरफेस होता है वो स्पेरिकल होता है। बेटा, जब भी हम प्लेन सर्वे की बात करेंगे तो हमारे लिए जो मीन सरफेस ऑफ अर्थ होगा उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ प्लेन सरफेस कंसिडर करेंगे, नॉट कर्व्ड। ठीक है, मीन सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड एज प्लेन, नॉट कर्व्ड। अब ये समझो कि ये प्लेन सर्वे हम यूज कब करते हैं। प्लेन सर्वे जनरली यूज किया जाता है स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए। स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं आपको बात करूं, एक डाटा है कि एरिया एरिया अगर हम कैलकुलेट करें कि कितने एरिया के लिए प्लेन सर्वे कंसिडर करेंगे, और उससे आगे हम जियोडेटिक सर्वे हम लोग यहाँ यूज करेंगे, तो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया है। ये डाटा है, आप नोट कर लेना, किसी एग्जाम में आया है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है प्लेन सर्वे और दूसरा हमें जो पढ़ना है वो है जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं प्लेन सर्वे पढ़ रहे हैं, जियोडेटिक आगे हम बता देंगे। अब डिफरेंस समझ लो प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में क्या होगा। अभी हमने एक ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी स्पेरिकल ट्रायंगल के बारे में। तो बेटा, स्पेरिकल ट्रायंगल में हमने जो ट्रायंगल कंसीडर किया था वो स्पेरिकल सरफेस कंसीडर किया था ना। तो अगर हम चेक करते हैं कि अगर हम उस ट्रायंगल को, या फिर ऐसा मैं कहूँ कि अर्थ सरफेस को स्पेरिकल की जगह अगर हम प्लेन कंसीडर करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है, क्या चेंज आएगा, ये अब हम समझना है। ठीक है बेटा, तो पहले समझो कि अगर हम कुछ एक पर्टिकुलर लेंथ की बात मैं करूं, अगर हम किसी सर्वे के लिए जियोडेक्टिक सर्वे यूज करते हैं, हमने ये चेक किया कि अगर 18.5 किलोमीटर जो हमने कैलकुलेट किया, अगर हम उसे प्लेन सर्वे के अंडर कंसीडर करते हैं, तो बेटा यहाँ से ए से बी की डिस्टेंस 18.49984 किलोमीटर आता है। यानी डिफरेंस कितना हुआ है, अप्रॉक्स डिफरेंस अगर देखा जाए 0.015 मीटर का डिफरेंस आता है। ठीक है, ये लीनियर मेजरमेंट में हम बात कर रहे हैं। अगर एंगुलर मेजरमेंट में अगर हम बात करें, तो हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया ए बी सी। अब ये प्लेन ट्राइंगल कंसीडर किया, अगर मैं इसे स्पेरिकल ट्राइंगल कंसीडर करता हूं, स्पेरिकल ट्रायंगल में कंसीडर करता हूं, तो हमें यह पता है प्लेन ट्रायंगल के लिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका सम होता है 180 डिग्री। दिस इज इन केस ऑफ प्लेन ट्रायंगल। वहीं अगर मैं स्पेरिकल ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री
1 सेकेंड। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, लेट दिस बी अल्फा, बीटा एंड गामा। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की जगह अल्फा बीटा गामा दे देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा एस, बीटा एस, गामा एस माइनस अल्फा पी, बीटा पी, गामा पी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना है। तो डिफरेंस कितने का आया, एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ 1 सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है, और अगर लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं तो 0.015 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ इतना सा चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्लेन सर्वे। अब दूसरे सर्वे की बात कर लेते हैं, जियोडेक्टिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे, तो बेटा यहाँ पर होता ये है कि शेप ऑफ शेप ऑफ curvature is taken shape of curvature is taken into account and higher degree of higher degree of precision higher degree of precision is exercised। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हम जो अभी प्लेन सर्वे में अर्थ सरफेस को प्लेन मान रहे थे, जियोडेटिक सर्वे में अब क्या करेंगे, जो अर्थ सरफेस जो कर्वेचर था, स्पेरिकल कर्वेचर था, उसे हम अकाउंट में लेंगे। यहाँ पर डिग्री ऑफ प्रिसीजन ज्यादा होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ प्रिसीजन किसमें, इन लीनियर मेजरमेंट, इन लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ बात हो गई। अब हम कहाँ इसको यूज करते हैं, इसे जनरली हम लार्ज एरिया के लिए यूज करते हैं, जहां पर लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट में प्रिसीजन ज्यादा चाहिए होता है, लार्ज एरिया होता है। ठीक है, कौन यूज करता है जनरली, जो हम लोग जो छोटे छोटे सर्वेयर होते हैं वो तो यूज नहीं करते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट में यूज नहीं करते हैं, तो कौन यूज करता है फिर जियोडेटिक सर्वे को, ये यूज करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, डिपार्टमेंट है जो लार्ज प्रोजेक्ट में सर्वे करते हैं। ठीक है, ये था हमारा बेसिक डिफरेंस, किसमें, प्लेन सर्वे में और जियोडेटिक सर्वे में। ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या था कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्यूरेसी डिजायर्ड, एक्यूरेसी के बेस पर हमने यहाँ क्लासिफिकेशन किया। अब दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा, दूसरा क्लासिफिकेशन समझो, बी पार्ट। दूसरा क्लासिफिकेशन होगा हमारा बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्वे, पर्पस ऑफ सर्वे। ठीक है, यहां समझो, यहाँ पर बहुत टाइप के हम लोग सर्वे पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से सर्वे हैं एक एक करके समझते जाना। पहला हमारे लिए होगा रूट सर्वे, थोड़ा सा राइटिंग छोटा कर लेते हैं, रूट सर्वे। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग सर्वे, उसके बाद जियोग्राफिकल सर्वे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफेंस और मिलिट्री सर्वे। बेटा जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम।
डिफेंस एंड मिलिट्री सर्वे, नेक्स्ट इज जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल सर्वे हो गया। इनकी बस हम छोटी छोटी डेफिनेशन पार्ट पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि जियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, डिफेंस और मिलिट्री सर्वे क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है, या फिर माइन सर्वेइंग क्या होता है, माइन सर्वे क्या होता है, और लास्ट में है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, छोटा छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप हल्का से समझोगे सब चीजें आपको याद होने लगेंगी। ठीक है बेटा, अब पहले समझो रूट सर्वे का मतलब क्या होता है। हम यहाँ पर चेक करेंगे, अलाइनमेंट चेक करते हैं। किसका अलाइनमेंट चेक करेंगे? अलाइनमेंट ऑफ हाईवे और रेलवेज। ठीक, अलाइनमेंट जब हम चेक करेंगे किसी भी हाईवे कंस्ट्रक्शन का या रेलवे लाइंस का अलाइनमेंट चेक करेंगे तो उसे हम रूट सर्वे के अंडर करते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्वे में क्या होगा? इंजीनियरिंग सर्वे का मतलब हो गया टोपोलॉजिकल सर्वे, टोपोलॉजिकल सर्वे, ये बात खत्म हो गई। जियोग्राफिकल सर्वे का मतलब क्या हो गया? जियोग्राफिकल सर्वे का मतलब ये हो गया कि हमें उस पर्टिकुलर एरिया की जियोग्राफिकल कंडीशन की बात करना है। यानी ये जियोग्राफिकल सर्वे कहाँ यूज होता है बेटा? ये ज्यादातर इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इरिगेशन में ज्यादातर हम जियोलॉजिकल सर्वे यूज करते हैं। डिफेंस और मिलिट्री सर्वे में क्या होता है बेटा? डिफेंस और मिलिट्री सर्वे में उस टाइप के सर्वेइंग होते हैं जिसका जो मेन पर्पस होता है किसी भी एरिया के बारे में जानकारी निकालना। ठीक है, जो हम मिलिट्री वाले और डिफेंस सर्विसेज वाले यूज कर सकते हैं। ठीक, जियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है? जियोलॉजिकल सर्वे समझो, लोकेटिंग लोकेटिंग फॉल्ट्स फॉल्ट्स फोल्ड्स और मिनरल रॉक्स एक्सेट्रा, है ना। यानी जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में जो भी बताता है उसे हम किसके अंदर पढ़ते हैं? जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर पढ़ते हैं। माइन सर्विस क्या होता है बेटा? माइन सर्वे का मतलब जो भी हमको सर्वे करना है अंडरग्राउंड सर्वे। अंडरग्राउंड सर्वे यानी कि अगर हम कैनाल्स की बात करें या जो पाइपलाइंस होती है उनकी सर्वे करना हो तो हम माइन सर्वे के अंडर पढ़ते हैं, अंडरग्राउंड सर्वे, ऐसे आप समझ लो। ठीक है, एक इसमें और आता है, एक और कहीं हम ऐड कर सकते हैं तो कर देते हैं। चलो यहाँ ऊपर मैं ऐड कर देता हूँ, जिसे हम बोलते हैं कैडेस्ट्रल कैडेस्ट्रल सर्वे। बेटा ये ईएसी में, इंजीनियरिंग सर्विस में इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैडेस्ट्रल सर्वे का मतलब क्या होता है। बेटा कैडेस्ट्रल सर्वे का मतलब होता है हमें यहाँ पर किस चीज़ का सर्वे करना है। अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया का सर्वे करते हैं, उसकी बाउंड्रीज फॉर लीगल पर्पस के लिए जो सर्वे किया जाता है उन्हें हम कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। तो यहाँ लिख लो, बाउंड्रीज फॉर लीगल पर्पस। ठीक, ये उतने टाइप के सर्वे हैं जो हमारे काम के हैं, जो कभी आपसे पूछ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कि ये वाला पर्टिकुलर सर्वे इंजीनियरिंग सर्वे के अंडर आता है या डिफेंस के अंडर आता है, जियोलॉजिकल के अंदर आता है या माइन सर्वे के अंडर आता है। ठीक है, हो गई इतनी बात क्लियर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सी वाला पार्ट हमारा होगा बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे। प्लेस ऑफ सर्वे, बेटा जैसा नाम वैसा काम। बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे का मतलब है कहाँ आप कर रहे हो, हवा में कर रहे हो, पानी में कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, ये सब बातें होंगी। तो यहाँ पर भी 4 टाइप के हमें सर्वे पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं वो टाइप, समझो एक एक करके।
पहला हो गया लैंड सर्वे, लैंड सर्वे। दूसरा हो जाएगा हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, हाइड्रोग्राफिकल या हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर लो। नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड सर्वे, अंडरग्राउंड सर्वे। लास्ट वन इज एरियल सर्वे, यहां भी सर्वे लिख ले। ठीक, ये बात हो गई। अब ये देखो हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब क्या होता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब होता है हम लोग वाटर बॉडीज की अगर सर्वे करते हैं, कहाँ नदी है, कहाँ पॉन्ड है, कहाँ बैंक बनेगा, ये सब सर्वे किसके अंडर आता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंडर आता है। अंडरग्राउंड सर्वे की हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें अंडरग्राउंड टनल्स यानी कि हाईवे टनल्स, रेलवे टनल्स या वाटर ट्रांसपोर्ट टनल्स की अगर हमें बात करनी है तो वो अंडरग्राउंड सर्वे के अंडर आता है। तो यहाँ पर छोटा छोटा लिख लेते हैं, हाईवेज, रेलवेज, हाईवेज, रेलवेज एंड वाटर बॉडीज, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट टनल्स। ठीक, अब ये एरिया सर्वे का यूज कहाँ है बेटा, ये लार्ज स्केल मैप में, लार्ज स्केल मैप में एरियल सर्वे का यूज किया जाता है। एरियल सर्वे सर्वे कैसे किया जाता होगा बेटा, कॉमन सेंस वाली बात है। हवा में सर्वे करना है यानी कि हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन में बैठ के सर्वे किया जाता होगा। ठीक है, कॉमन सेंस है, लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं है, कहीं ज्यादा पूछा नहीं जाता है। सेकंड वाला जो बेस्ड ऑन पर्पस और सर्वे था वो ज्यादातर पूछा जाता है, उसको आप अच्छे से याद रखोगे। थर्ड पार्ट हो गया। अब आ जाएगा बेस्ड ऑन, फोर्थ वाला आ जाएगा बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इसके बेसिस पे भी टाइप ऑफ सर्वे बताया जाता है। देखो एक एक करके। पहला होगा चेन सर्वे, पहला होगा चेन सर्वे। यहां बोला जा रहा है चेन यानी किसका यूज करेंगे हम, चेन का। तो चेन सर्वे होता क्या है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये स्मॉल ओपन फील्ड के लिए यूज किया जाता है, स्मॉल ओपन फील्ड। ठीक है, ओनली लीनियर, ओनली लीनियर मेजरमेंट इन्वॉल्व्ड, लीनियर मेजरमेंट इज इन्वॉल्व्ड। व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पर होगा कि हम किसका यूज करते हैं, यूज ऑफ चेन और टेप, और टेप। कहाँ यूज करेंगे इसे, कहाँ यूज करेंगे, एग्जाम्पल हो गया वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई और रोड्स के मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं, सीवेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रैवर्स सर्वे हो जाएगा। सेकंड वन इज ट्रैवर्स सर्वे। ट्रैवर्स सर्वे में क्या होगा, लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट विद टेप और चेन। ठीक है, किसका यूज करेंगे हम, लीनियर मेजरमेंट में जिसमें टेप या चेन का यूज करेंगे। एंड डायरेक्शन और एंगल, डायरेक्शन और एंगल विद कंपास, विद कंपास
यानी चेन सर्वे में बेटा देखो, चेन सर्वे में सिर्फ लीनियर मेजरमेंट इन्वॉल्व हो रही है, ये लिखा हुआ है, ओनली लीनियर मेजरमेंट। अब ट्रेवर्स सर्वे में हम क्या कर रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एंगल और डायरेक्शन, एंगल या फिर डायरेक्शन भी हम लोग यहाँ पर मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, यही हमें पढ़ना है, यही हमारे चैप्टर होने वाले हैं आगे आकर। थर्ड वाला पार्ट हो जाएगा टेकोमेट्री। टेकोमेट्री सर्वे, यहाँ पर क्या होगा, बोथ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस and vertical distance are are determined by staff with transit equipped transit equipped instrument। ठीक है, ये हमें पढ़ना है पूरा, हम पढ़ेंगे इसे आगे जाके। यहाँ पर ध्यान से देखना कि अभी तक हम लीनियर मेजरमेंट कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, वर्टिकल डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ समझो कि यहाँ पर हम वो करना, ये टेकोमेट्री यूज कहाँ करते हैं, इट इज यूज्ड इन मेकिंग कंटूर प्लान्स। कंटूर प्लान्स, बेटा कंटूर क्या होता है, अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वर्टिकल डिस्टेंस को ही हम कंटूर बोलते हैं। अब एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी प्लेन मान लो आप, जो वर्टिकल डिस्टेंस को कनेक्ट, सेम वर्टिकल डिस्टेंस को कनेक्ट करता है, उन्हें हम कंटूर लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो ये टेकोमेट्री हो गया। उसके बाद आप समझो फोर्थ वन इज लेवलिंग। लेवलिंग लेवलिंग का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव वर्टिकल हाइट्स, relative vertical heights of points are determined। ठीक है, अब ये सभी सभी प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है, जनरली सभी प्रोजेक्ट में लेवलिंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लिख लो ऑल प्रोजेक्ट्स, है ना। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया चेन सर्वे, ट्रेवर्स सर्वे, टेकोमेट्री, लेवलिंग, सब कुछ पढ़ लिया। अब और भी होते हैं, जैसे हो गया हमारा प्लेन टेबल, प्लेन टेबलिंग कर लो उसे। प्लेन टेबलिंग, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, प्लेन टेबलिंग होता क्या है, ये भी हमारा एक चैप्टर है। अभी आप यहाँ पर सिर्फ इनिशियल स्टेज में हो, सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ लो कि प्लेन टेबलिंग में होता क्या है। इट इज अ ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड होती है मेजरमेंट के लिए, ग्राफिकल मेथड, है ना। ठीक, इसमें क्या होता है, प्लेन टेबलिंग में हम क्या करते हैं, फील्ड वर्क फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग, फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग साथ में किया जाता है। ठीक है, फील्ड वर्क और प्लॉटिंग साथ में हम लोग करते हैं। व्हाट नेक्स्ट, अब इसमें यूज क्या करते हैं, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर इज यूज्ड, क्लिनोमीटर इज यूज। बेटा कोई भी अगर हम मेथड यूज करते हैं या कोई भी आप सर्वे करो, उसमें कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। बेटा ये प्लेन टेबलिंग जो सर्वे होता है, इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज होता है, इट कैनॉट बी यूज्ड इन ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक, जहां पर मॉइस्चर ज्यादा हो वहां पर इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप सिंपल से लैंग्वेज में लिख लो, ओनली डिसएडवांटेज इज इट इज इट इज not used in not used in humid climate। ठीक है, अच्छे से याद रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये वैसे मैं आगे भी आपको बताऊंगा, जब हम प्लेन टेबल सर्वे पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा इसे। ठीक है, और भी हैं,
कुछ कुछ हैं बस छोटे छोटे से बचे हैं, वो आप लिख लो, है ना। 6th वन हो जाएगा ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन ट्रायंगुलेशन कहाँ यूज करते हैं बेटा? ये लार्ज एरिया के लिए यूज किया जाता है, लार्ज एरियाज के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें करते क्या है ये भी आप समझ लो, कि जो लार्ज एरिया होता है, लार्ज एरिया इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेवरल ट्रायंगल्स। बेटा नाम ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगल से बना हुआ, यानी यहाँ पर ट्रायंगल्स का यूज करने वाले हैं। तो क्या होता है, लार्ज एरिया को हम बहुत सारे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर हम क्या यूज करेंगे, एंड यूजिंग ट्रायंगल लॉज, एंड यूजेस ट्रायंगल लॉज। ट्रायंगल लॉज, साइन रूल, कोसाइन रूल, ये आगे मैं बताऊंगा अगर यूज होता है, ठीक है। अगर यूज होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वन इज टोटल स्टेशन सर्वे। टोटल स्टेशन सर्वे, ठीक, टोटल स्टेशन सर्वे, ठीक है। इसे चलो ये आगे बता दूंगा। यहाँ पर आप लिखो क्या क्या करना है हमें। यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं थोडोलाइट। थियोडोलाइट इज कंबाइंड विद, बेटा ये आगे आने वाले चैप्टर के लिए थोड़ा सा हम बेस क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अगर आपको नॉलेज होगी, अगर आप याद रखोगे, इनफैक्ट अगर याद नहीं भी है तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा फिर से रिकॉल करवा दूंगा कि यहाँ पर एक थोडोलाइट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे हम ईडीएम से कनेक्ट करते हैं। बेटा ये ईडीएम क्या है? ईडीएम होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। ईडीएम से कनेक्ट करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा कलेक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक डाटा कलेक्टर्स आर यूज्ड। बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कलेक्टर डाटा कहाँ पर होता है? बेटा इन्हीं को ही हम यहाँ पर बोलते हैं टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन कहा जाता है, ठीक है। अब ये टोटल स्टेशन सर्वे में, अब यहाँ पर हमने क्या किया, थोडोलाइट को ईडीएम से कनेक्ट किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस एक, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसमें क्या क्या मेजर कर सकते हैं बेटा? यहाँ पर देखो, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, एंगल्स मेजर कर सकते हैं, स्लोप्स मेजर कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी मेजर कर सकते हैं। बेटा पूरा इलेक्ट्रॉनिक है तो यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेजर कर पाओगे, और बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी चीजें। अब एक लास्ट आता है सैटेलाइट सर्वे। बेटा इसका ज्यादा यूज नहीं, इसलिए हम ज्यादा पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। सैटेलाइट सर्वे, ठीक है। ये इतने टाइप के यहाँ पर सर्वे होते हैं विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सर्वे, ठीक है। प्लेस ऑफ सर्वे पे हम लोग यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। हो गई इतनी बात क्लियर? अब यहाँ पर हमारा मेन सर्विंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, कि मेन सर्वे में हमें पढ़ना क्या क्या है, यही सब हमारे चैप्टर होने वाले हैं। लेवलिंग एक चैप्टर है, ट्रैवर्सिंग एक चैप्टर है, चेन सर्वे का एक चैप्टर है लीनियर मेजरमेंट वाला, ठीक है। अब बेस हमारा पूरा स्टार्ट होगा। ये हमारी इंट्रोडक्शन वाली सभी पार्टें खत्म हो गई, इंट्रोडक्शन वाला सभी चीज खत्म हो गया, सभी पार्ट हमने खत्म कर दिया है। अब यहाँ पर नई हेडिंग डालो, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, ठीक है बेटा। बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग में सिर्फ दो ही प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल होता है
location of points, location of point by measurement from, by measurement from two reference point, two रेफरेंस पॉइंट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, देखो बेटा ध्यान से समझना इस चीज को। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, ये एक ट्राइंगल हमने कंसीडर किया। बेटा यहाँ पर आपको क्या मेजर करना है, ये और ये मेजर करना है। बेटा यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, एक रेफरेंस पॉइंट ये हुआ ए, एक रेफरेंस पॉइंट हुआ बी। अगर आप ऐसे करते हो, ये वाली जो सिनेरियो है, यहाँ पर आपको क्या करना है, दो रेफरेंस पॉइंट है, आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो बेटा इसे हम बोलेंगे चेन सर्वेइंग। दिस इज चेन सर्वेइंग। व्हाट नेक्स्ट, ये एक रेफरेंस पॉइंट है ए और बी। आपने क्या किया है, एंगल का यूज करते हुए और ये डिस्टेंस का यूज करते हुए सी की लोकेशन बताई है। इसी को हम कहते हैं ट्रैवर्स, ट्रैवर्स सर्वेइंग। और कैसे कैसे किन किन तरीकों से आप बता सकते हो सी की पोजीशन, या फिर ऐसा भी कर सकते हो बेटा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आप ये एंगल बता दो, ये एंगल बता दो, दोनों एंगल बता दो, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन सर्वे अभी ऊपर पड़ा था, या इसे ही हम कहते हैं, या फिर कंपास सर्वे भी हम इसे बोल सकते हैं। एंगल मेजरमेंट है ना, एंगल मेजरमेंट है तो कंपास सर्विंग में भी डाल सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है, ऐसे भी तो आप निकाल सकते हो, दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए, गिवन ही है। यहाँ देखो दो रेफरेंस पॉइंट का यूज करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये वाला सी पॉइंट है। बेटा एक सी से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और यहाँ पर ये जो ए बी आपको दिख रही है, ये हमारे लिए रेफरेंस लाइन हो गई, ये हमारे लिए रेफरेंस लाइन। बेटा रेफरेंस लाइन रेफरेंस पॉइंट से ही आ रहा है, रेफरेंस लाइन रेफरेंस पॉइंट से आ रहा है। ये डिस्टेंस मेजर करी और ये डिस्टेंस भी मेजर किया, तो बेटा ऐसे वाले लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सी को हम क्या बोलेंगे, किस मेथड से करते हैं, ऑफसेट मेथड इसे कहा जाता है। ये भी पढ़ना है हमें, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। अब एक लास्ट एक और तरीका हो सकता है, किसी ना किसी के मन में जरूर आ रहा होगा, सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो बेटा बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। सी की लोकेशन बतानी है, आपने ए पॉइंट से ये एंगल कैलकुलेट कर लिया और बी से हमने ये एंगल कैलकुलेट कर लिया। बेटा बिल्कुल हम कर सकते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये है ट्रैवर्सिंग ही, ये है ट्रैवर्सिंग ही, लेकिन इसे जनरली कोई यूज नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर लिख लो नॉट सो कॉमन मेथड, नॉट सो कॉमन मेथड। तो ये हमारा होता है लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट और एंगल मेजरमेंट, या फिर एक डिस्टेंस मेजरमेंट एंड एंगल मेजरमेंट, ये सब हमारी बात होगी। तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल था, फर्स्ट प्रिंसिपल था। अब दूसरा प्रिंसिपल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल होगा, हम सेकंड ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। दूसरा प्रिंसिपल हुआ टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, होल टू पार्ट। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना, होल टू पार्ट, यहां से इसकी तरफ आपको जाना है, ठीक। दिस इज आवर सेकंड प्रिंसिपल, ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल है। अब इसमें समझो होता क्या है, ठीक, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि किसी भी सर्वेयर को अगर कुछ सर्वे करना है, तो उसे पहले क्या करना चाहिए, पहले आउटलाइन मेजर करना चाहिए, बाहर से अंदर की तरफ जाना है, होल टू पार्ट, ऐसा समझ लो बाहर से अंदर की तरफ जाना है, होल टू पार्ट। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है वो आप लिखते जाओ,
पहला पॉइंट यहां हो जाएगा, सर्वेयर surveyor should first establish the large framework consisting consist of consisting large framework consisting of main controls main control points accurately। अब बहुत सारों के मन में ये जरूर आ रहा होगा कि क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि पहले एक लार्ज फ्रेमवर्क हम लोग बनाएं जिसमें हम मेन कंट्रोल पॉइंट्स को लोकेट कर लें या स्टैब्लिश करें एक्यूरेटली। क्या जरूरत है इसकी, है ना? जरूरत तो आप पूछोगे कि क्या जरूरत है इसकी, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं बेटा? इसीलिए यहाँ पर आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, उसे मैं स्टार मार्क करके आपको लिखवा रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि अगर हम उल्टे तरीके से जाएंगे, यानी अगर पार्ट टू होल जाएंगे बेटा, तो इसमें एरर का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अगर हम होल टू पार्ट जाते हैं तो यहाँ एरर का जो एक्यूमुलेशन है वो कम होता है। ठीक है, इसे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहले यहाँ स्टार पॉइंट लिख लो कि इट डजंट अलाउ errors to accumulate and expand to a greater magnitude in process of expansion। ये क्या लिख दिया बेटा? ये आप समझोगे एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल समझो, ध्यान से समझना है ना। एग्जाम्पल समझो, अगर आपका सिर्फ इतना सा काम है कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ए और बी के बीच के डिस्टेंस में मान लेता हूं 120 मीटर है, 120 मीटर है, और आप चेन से मेजर कर रहे हो। मान लेते हैं एक लिंक की जो मेजरमेंट है, या पूरे एक चेन की जो मेजरमेंट है वो 20 मीटर के आसपास है ना, 20 मीटर ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो मेथड हो सकते हैं। ठीक है, दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं, वो क्या करेंगे बेटा? स्टूडेंट नंबर वन जो है उसने कहा कि मैं सर की बात मानूंगा, होल टू पार्ट करूंगा, मैं मेजरमेंट होल टू पार्ट करूंगा। वहीं दूसरा जो स्टूडेंट है, दूसरा जो बंदा है, उसने कहा मैं बात नहीं मानूंगा, मैं पार्ट टू होल करूंगा। बेटा आप लोग खुद आइडेंटिफाई करके मुझे बताना किसमें एरर ज्यादा है। टू होल टू पार्ट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास आपको जो मेन कंट्रोल पॉइंट्स है उनको पहले स्टैब्लिश करना है। यहां पर समझो, मेन कंट्रोल पॉइंट्स कौन से हुए? ए और बी। उसने क्या किया, ए इधर मार्क कर दिया, बी कहीं यहां मार्क कर दिया, ठीक है, स्टैब्लिश कर दिया उसने। अब समझो वो क्या कर रहा है। तो ये बी स्टैब्लिश का मतलब ये है कि बी अभी कोई रैंडम पॉइंट, अभी ये तो नहीं पता है ना कि 100 मीटर बी यहीं पर होगा। ठीक है, ये अपना दूसरा कंट्रोल पॉइंट है। ए हमारा मेन कंट्रोल पॉइंट हुआ, मेन कंट्रोल पॉइंट। अगर हम मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं बट वो हम ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ये बात। चलो, उसने क्या किया, एक यहाँ पर छोटी सी 20 मीटर की लेंथ मेजर करी। कैसे किया होगा मेजरमेंट? यहाँ पर उसने कुछ एक स्टाफ रखा होगा, फिर उसने चेक किया होगा क्या ए और बी अलाइंड है कि नहीं है, उसने ये मार्क कर लिया। ठीक है, अब किसी भी रीजन से जब वो दूसरी आगे इसका मेजरमेंट कर रहा था, मान लो वो गलत हो गया, उसे जाना था यहाँ स्टेट में, लेकिन वो कुछ ऐसा चला गया, डी पॉइंट यहाँ कहीं आ गया, डी डैश।
जबकि उसे आना चाहिए था अलाइंड वाले में, यहाँ पर डी कहीं आना चाहिए था, यहाँ पर कहीं आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ पाया, कुछ एरर आ गया, कुछ एरर आ गया किसी भी रीजन की वजह से, उसका ध्यान भटक गया। ठीक है, फिर उसको पता चला यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उसने क्या किया, फिर से मेजरमेंट किया, वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, ई पॉइंट तक। वो ऐसे वाले पॉइंट पर आ गया जो अलाइंड था ए बी में, जो ए बी की जो लाइन थे ना उससे अलाइंड है। फिर उसने मेजर किया यहाँ से एफ, अब कोई गलती नहीं हुई, उसने आगे मेजर किया डी, डी तो हो गया, ई एफ जी, फिर उसने मेजरमेंट किया बी, ऐसे मेजरमेंट किया कि अब वो 120 मीटर आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें एरर कहाँ कर आया, एक एरर यहाँ आया, एक एरर यहाँ आया, आया ये बात। उसने किया क्या था, उसने क्या किया था, होल टू पार्ट किया था, होल टू पार्ट किया था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात। तो यहाँ पर एरर जो आपको मिलेगा वो कहाँ कहाँ मिलेगा, दो जगह आपको एरर मिल रहा है कि जो यहाँ एरर हुआ, एरर कहाँ कहाँ आया, एक आया डी डैश सी एंड डी डैश ई, यहाँ पर आया। अब दूसरा बंदा, दूसरे बंदे ने कहा कि मैं पार्ट टू होल काम करूंगा, उसने क्या किया, ए पॉइंट ले लिया, बी को अभी मार्क नहीं किया उसने। ठीक है, बी को उसने मार्क नहीं किया, बेटा ये बी मार्क ऐसा किया सच दैट ये जो डिस्टेंस है जो उसने मेजर किया है वो 120 मीटर आ गया है। ठीक, अब वो पार्ट टू होल क्या कर रहा है, ए को यहाँ मार्क किया, अब उसने बी को तो मार्क किया नहीं, बी भी हमारा मेन कंट्रोल पॉइंट था, उसे उसने तो मार्क किया नहीं, ये उसने मार्क कर दिया, यहाँ से मेजरमेंट उसने शुरू किया। तो बेटा मान लेते हैं बी कहीं यहाँ आना चाहिए, बी कहीं यहाँ आना चाहिए, और ये हमारी लाइन होती है। ठीक है, तो उसका ध्यान तो वैसे ही भटका हुआ था क्योंकि स्टार्टिंग में उसने क्या कर दिया था, पार्ट टू होल कर दिया था, बेटा उसका ध्यान भटका, उसने जो सी था जो कि यहाँ आना चाहिए था लेकिन उसका यहाँ आया सी डैश। ठीक है, ये कुछ एरर आ गया, उसको समझ में नहीं आया, वो आगे बढ़ता रहा। फिर उसने क्या किया, ठीक है उसे लगा कि वो सही जा रहा है, उसने और आगे बढ़ा, वो डी डैश पे आ गया, जबकि उसे आना चाहिए था डी पर, और आगे बढ़ा, वो आ गया ई डैश पे, आना चाहिए था ई पर, और आगे बढ़ा, उसे आना चाहिए था एफ पर, वो एफ डैश पर पहुंच गया, और आगे गया, उसे आना चाहिए था बी पर, वो बी डैश पर आ गया, बी डैश पर आ गया, है ना, 120 मीटर था वो करता गया, वो बी डैश पर आ गया। बेटा यहाँ पर देखो ये कितने कितने एरर चले गए, यहाँ पर कहाँ कहाँ एरर आ रहा है, ये देखो एरर यहाँ पर सबसे पहले आ गया ए सी डैश में, फिर उसके बाद कहाँ आ गया, सी डैश डी डैश में आ गया, फिर कहाँ आया, डी डैश ई डैश में आ गया, फिर ई डैश एफ डैश में आ गया, फिर एफ डैश बी डैश में आ गया, एफ डैश बी डैश में आ गया। बेटा आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि इस वाले केस में एरर का एक्यूमुलेशन हो रहा है, एरर का एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन तो यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ एक्यूमुलेशन के बाद क्या हो रहा है बेटा, एरर का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है, मैग्नीट्यूड इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन है, यहाँ पर भी एरर का एक्यूमुलेशन है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड उसका कुछ नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड उसने क्या किया, अपने आप को संभाला, भावनाओं पे कंट्रोल किया, और उसने पूरा काम कंप्लीट किया। तो यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो कौन सी वो बात है, वो बात है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, होल टू पार्ट जाना है ताकि हमारा जो एरर था वो एक्यूमुलेट ना हो, अगर होता है तो यहाँ पर क्या हो कि उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज ना होता जाए, होता है एरर कहीं ना कहीं आई जाती है लेकिन मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज का हमारा यहीं तक पार्ट रहेगा। हमने आज क्या देख लिया, टाइप ऑफ सर्वेइंग देख लिया, बहुत सारे क्राइटेरिया देख लिए, क्लासिफिकेशन देख लिए, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। अगर कहीं मैच द कॉलम या फिर सिंगल करेक्ट में भी आता है तो आप एक्यूरेटली मार्क कर पाओगे। फिर हमने थोड़ा सा फाउंडेशन बनाना शुरू किया सर्वेइंग का, सर्वेइंग का फाउंडेशन हम लोग ने स्टार्ट किया प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग्स में, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग से। पहला जिसका प्रिंसिपल है लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट और मेन प्रिंसिपल है वो है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। दोनों में आपको मैंने बता दिया क्या कंपैरिजन है, क्यों हम होल टू पार्ट करते हैं बेटा, इसका भी रीजन आप मार्क कर लेना, इसका भी रीजन आप मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, ईएसी में आया हुआ है, गेट में भी आ चुका है। ठीक है, क्या है वो रीजन
कि हम यहाँ पर एरर के एक्यूमुलेशन को अलाउ नहीं करना चाहते हैं। अगर होता भी है तो भी हम ऐसा चाहते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता ना जाए। देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्सपांड टू अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड इन प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन। आगे बढ़ते जा रहे हो तो उसका एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए लिखा है डजंट अलाउ। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।